हाल ही में चर्चा में रहे एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, ये भारत और मिस्र की नौसेना के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। दूसरा, इस बार इसका आयोजन मालाबार तट पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों कथन गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। 14 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना और मिस्र की सेना के विशेष बलों के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 1 संयुक्त अभ्यास किया गया। ये दोनों सेनाओं के बीच होने वाला अपनी तरह का पहला युद्धाभ्यास है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में पश्चिम बंगाल के भरतपुर में मिले बौद्ध मठ परिसर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह पश्चिम बंगाल में अब तक खोजे गए स्थलों में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मठ है। दूसरा, इस खुदाई में भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की 5 मूर्तियां मिली थीं। और तीसरा, यहाँ से ताम्रपाषाण युग के काले और लाल बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2 सही हैं, बी केवल 2 और 3 सही हैं, सी सभी सही हैं यानी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, अथवा ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के भरतपुर में हाल की खुदाई से एक बौद्ध मठ की उपस्थिति का पता चला है। इस खुदाई में ताम्रपाषाण युग के काले और लाल बर्तन तथा भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की 5 सुंदर बैठी हुई मूर्तियां मिली हैं। बता दें कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान नेपाल में है, इसके पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। इनका संबंध शाक्य वंश से था, इसी कारण बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए भास्कर प्रथम, बी दिवाकर निहारिका, सी दिनकर प्रथम, अथवा ऑप्शन डी आदित्य L1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये आदित्य L1 है। व्याख्या देख लेते हैं। आदित्य L1 सोलर मिशन भारत का पहला सोलर मिशन है। इसका मकसद सूर्य के बारे में अध्ययन करना है। मिशन के जरिए सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर उपग्रह भेजे जाएंगे। उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित L1 बिंदु यानी लैग्रेंजियन बिंदु पर भेजा जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को सबसे चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड में से एक को सौंपा है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सेन्ना स्पेक्टाबिलिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ये एक पर्णपाती वृक्ष है। दूसरा, यह केरल के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केरल ने सेन्ना स्पेक्टाबिलिस नामक विदेशी आक्रामक पौधे को खत्म करने के लिए एक प्रबंधन योजना विकसित की है। ये पौधा राज्य के वन्यजीव आवासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बता दें कि सेन्ना स्पेक्टाबिलिस एक पर्णपाती वृक्ष है जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। ये बेहद ही कम समय में 15 से 20 मीटर तक बढ़ जाता है और इसमें फूल आने के बाद इसके हजारों बीज क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब समस्या ये है कि इस पेड़ के घने पत्ते अन्य स्थानीय पेड़ों और घास की प्रजातियों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। साल 2023 का कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 28 जनवरी, बी 29 जनवरी, सी 30 जनवरी, अथवा डी 31 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 29 जनवरी। व्याख्या देख लेते हैं।
हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये 29 जनवरी को मनाया गया। यह दिन दुनिया भर में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का मौका देने के लिए मनाया जाता है। साल 2023 के लिए इसकी थीम एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी है। बता दें कि कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती है। इसे हैंसेन रोग भी कहा जाता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन कॉमेट C 2022 E3ZTF के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये 50,000 सालों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। दूसरा, ऑल्ट क्लाउड यानी ऑल्ट बादल इसके स्रोत होते हैं जहां पर यह परिक्रमा करता है जिस घेरे में। तीसरा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण ये हरे रंग का जान पड़ता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में खोजा गया एक धूमकेतु जिसका नाम है C 2022 E3ZTF हमारे सौरमंडल से होकर गुजरा है। इसकी तस्वीरें नासा और इसरो ने नहीं बल्कि बनारस के कक्षा 10 के एक विद्यार्थी वेदांत ने ली है। इस धूमकेतु को दुर्लभ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे लगभग 50,000 वर्षों बाद देखा गया है और अब इसे दोबारा कब देखा जाएगा इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। इस धूमकेतु को ग्रीन कॉमेट भी कहा जा रहा है क्योंकि ये हरे रंग का है और इसकी पूंछ बहुत लंबी है। लंबी अवधि वाले इन धूमकेतुओं का स्रोत ऑल्ट बादलों को माना जाता है। ऑल्ट बादल सूर्य से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर घेरा बनाए गए बर्फीले पिंडों का एक अनुमानित संग्रह होता है। बता दें कि धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये पिंड सूर्य के करीब पहुंचते हैं तो गर्म होकर इनकी गैसें सूर्य के विपरीत दिशा में आगे बढ़ती हैं जो कि एक चमकीली पूंछ के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए इन पिंडों को पुच्छल तारा भी कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सेना स्पेक्टाबिलिस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? ये सेना स्पेक्टाबिलिस चर्चा में था। चलिए इसके संबंध में स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला, ये एक पर्णपाती वृक्ष है। दूसरा, ये केरल के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की एक स्थानीय वनस्पति है, यानी वनस्पति एक प्रजाति है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। कैसे गलत है इसके लिए हमें देखना होगा व्याख्या को। केरल ने सेना स्पेक्टाबिलिस नामक विदेशी आक्रामक पौधे को खत्म करने के लिए एक प्रबंधन योजना विकसित की है, यानी इससे इसको निपटना है। यह पौधा राज्य के वन्यजीव आवासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बता दें कि सेना स्पेक्टाबिलिस एक पर्णपाती वृक्ष है, यानी पत्ते गिराने वाला, जो अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। ये बेहद ही कम समय में 15 से 20 मीटर तक बढ़ जाता है और इसमें फूल आने के बाद इसके हजारों बीज क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब समस्या ये है कि इस पेड़ के घने पत्ते अन्य स्थानीय पेड़ों और घास की प्रजातियों को बुरी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे एटिकोप्पका खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह आंध्र प्रदेश का एक जीआई टैग वाला उत्पाद है। दूसरा, ये लकड़ी के बने होते हैं और प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एटिकोप्पका शिल्पकार श्री सीवी राजू को पद्मश्री यानी कला श्रेणी में इन्हें सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। पारंपरिक लकड़ी के एटिकोप्पका खिलौने बनाने की कला 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बहुत नरम लकड़ी से बने होने के कारण ये खिलौना टर्न्ड वुड लैकर क्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है।
बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी गुजरात अथवा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी जम्मू कश्मीर। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। 11 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 75 से अधिक स्टॉल और लगभग 10 फूड कोर्ट लगाए गए हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर रहमान, बी रिकी केज, सी शंकर महादेवन अथवा ऑप्शन डी प्रीतम चक्रवर्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी रिकी केज। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिकी केज को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसी के साथ वे 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें यह अवार्ड डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए प्रदान किया गया है। साल 2015 में उन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। हाल ही में जारी की गई विश्व आर्थिक स्थिति और प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विश्व बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली ये रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है। दूसरा, इसके मुताबिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में 1.9% तक की गिरावट की संभावना है। और तीसरा, 2023 में भारत में आर्थिक विकास मध्यम होने का अनुमान है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 यानी सभी कथन सत्य हैं अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग यानी UNDESA ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड तथा 5 क्षेत्रीय UN आयोगों के साथ साझेदारी में विश्व आर्थिक स्थिति और प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 तैयार की गई है। इसके अनुसार 2022 में कोविड-19 लॉकडाउन और यूक्रेन में युद्ध के कारण विश्व उत्पादन वृद्धि 3% तक पहुंच गई थी, जो 2023 में घटकर 1.9% तक हो सकती है। UNDESA संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है और दुनिया भर के देशों को उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ साथ एजेंडा सेटिंग और निर्णय लेने में सहायता करता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट एलोरा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये दुर्लभ भाषाओं को ऑनलाइन लाने की एक पहल है। दूसरा, इसके लिए शोध कार्यों को इन्फोसिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी दूसरा वाला गलत है, पहला वाला ही सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलोरा अंग्रेजी में कहें तो इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेजेज गोंडी और मुंडारी जैसी दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन लाने की एक पहल है। परियोजना के तहत शोधकर्ता भाषाओं को संरक्षित करने के लिए डिजिटल संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा शुमंग लीला क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़ का कबीलाई उत्सव, बी असम का पारंपरिक नृत्य, सी नागालैंड का फसल उत्सव अथवा ऑप्शन डी मणिपुर का पारंपरिक थिएटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी मणिपुर का पारंपरिक थिएटर। व्याख्या देख लेते हैं। शुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जहां महिलाओं की सभी भूमिकाएं पुरुषों द्वारा निभाई जाती हैं, जिन्हें नूपी शाबिस कहा जाता है। वहीं महिला थिएटर समूहों में पुरुषों की भूमिका महिलाओं द्वारा निभाई जाती है। शुमंग का अर्थ है खुला आंगन और लीला का अर्थ है खेल, और शुमंग लीला का इस तरह शाब्दिक अर्थ हुआ खुले आंगन का खेल। ये राजाओं और बड़े बड़े लोगों यानी महानुभावों के सामने प्रस्तुत एक हास्य शैली के रूप में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट
2023-24 में सरकार ने साल 2047 तक निम्नलिखित में से किस रोग को समाप्त करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए टीबी, बी खसरा, सी सिकल सेल एनीमिया अथवा ऑप्शन डी मलेरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सिकल सेल एनीमिया। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया रोग को समाप्त करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया एक जीन जनित बीमारी होती है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन हो जाता है और वे सिकल के आकार की हो जाती हैं, जिससे उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति अस्वस्थ यानी बीमार हो जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। साल 2023 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? विकल्प हैं ए क्लोज द केयर गैप, बी लेट्स एंड दिस, सी केयर एंड सर्वाइवल फ्रॉम कैंसर अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी क्लोज द केयर गैप। व्याख्या देख लेते हैं। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने और कैंसर से होने वाली मौत को कम करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 4 फरवरी साल 2000 के दौरान पेरिस में आयोजित वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर न्यू मिलेनियम कार्यक्रम में की गई थी। बता दें कि साल 2023 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। अगर भारत में कैंसर की स्थिति की बात करें तो भारत में हर साल लगभग 27 लाख लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं और साल में लगभग 8 लाख लोगों की मौत सिर्फ कैंसर की वजह से हो जाती है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मिलेट्स एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है? योर ऑप्शंस आर ए लहरीबाई, बी CN धिंगरा, सी खुशहाल सक्सेना और ऑप्शन डी नारायण राव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी लहरीबाई। व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी की रहने वाली आदिवासी महिला लहरीबाई को मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया गया है। यूनेस्को ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इस लिहाज से लहरीबाई की ये उपलब्धि बेहद खास है। लहरीबाई ने अपने ही घर में मिलेट्स का एक बीज बैंक बनाया है। इनके बीज बैंक में करीब 150 प्रजातियां मौजूद हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज बैंक बनाने के लिए लहरीबाई ने कोई भी सरकारी मदद नहीं ली है। पीएम मोदी ने भी अभी ट्वीट करके इनकी तारीफ की है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से राजवंश भारतीय इतिहास के विजयनगर एम्पायर से साम्राज्य से संबंधित है? पहला संगम वंश, दूसरा सुलुओ वंश, तीसरा तुलुओ वंश अथवा चौथा आरविदु वंश। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4 अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी चारों ये जो वंश हैं ये विजयनगर से संबंधित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर या विजय का शहर, जिसे अंग्रेजी में कहें तो विक्ट्री सिटी, एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी यानी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। इसका विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी दूरतम दक्षिण तक था। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था, जिनमें संगम, सुलुव, तुलुव और अराविदु वंश आदि शामिल हैं। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रश्दी ने जो अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी एक प्रकाशित की है वो इसी विजयनगर से संबंधित है। इसी पर एक फिक्शन स्टोरी है, इसीलिए इस प्रश्न को हमने शामिल कर लिया। अभी ये नॉवेल सलमान रश्दी का चर्चा में है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत और कजाकिस्तान के बीच चल रहे एक सैन्य अभ्यास से संबंधित है ये, बी तुर्की में आए भूकंप के संबंध में भारत की ओर से की जाने वाली मानवीय सहायता है ये, सी अनाथ बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है ये, अथवा ऑप्शन डी बलात्कार पीड़ित बच्चियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये तुर्की में जो भूकंप अभी आया है, काफी भयानक रहा है ये भूकंप,
इसमें भारत एक सहायता उपलब्ध करा रहा है, उसका उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के चलते 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं इस संकट की घड़ी में भारत सरकार ने तुर्की की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत इस अभियान को मानवता के आधार पर चलाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से न केवल तुर्की को मेडिकल मदद मुहैया कराई जा रही है, बल्कि खुद एनडीआरएफ की 3 टीमों को राहत और बचाव के लिए वहां पर भेजा भी गया है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। बींद स्कीम के संदर्भ में, BIND, इस स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये प्रसार भारती के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य सुदूर और रणनीतिक क्षेत्रों में प्रसारण को व्यापक और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी बीन सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती, जिसके तहत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन वगैरह, ये डीडी चैनल वगैरह काम करते हैं, इसको आधुनिक बनाने के लिए एक केंद्रीय योजना है। ये देश में AIR FM ट्रांसमीटरों के वर्तमान कवरेज को 59% भौगोलिक क्षेत्र और 68% आबादी से बढ़ाकर क्रमशः 66% और 80% तक पहुंचाने का काम कर रहा है या करेगा। पहला प्रश्न, SLV रॉकेट D2 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, 3 चरणों वाला ये SSLV मुख्य रूप से लिक्विड ईंधन द्वारा संचालित है। दूसरा, भविष्य में लघु उपग्रहों की बड़ी संख्या में लॉन्चिंग के बाजार को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 फरवरी को श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV रॉकेट D2 का सफल प्रक्षेपण किया। SSLV रॉकेट की दूसरी उड़ान ने प्रक्षेपण उपग्रह जानूस 1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स आज़ादी SAT-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में पहुंचाया। 3 चरणों वाला SSLV मुख्य रूप से ठोस ईंधन द्वारा संचालित है, न कि लिक्विड। भविष्य में लघु उपग्रहों की बड़ी संख्या में लॉन्चिंग के बाजार को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। ये कम लागत में मिनी, माइक्रो या नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर तक की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत वाला SSLV रॉकेट 34 मीटर लंबा है और इसका वजन 120 टन है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, सेकंड क्वेश्चन की ओर। रासायनिक तत्व लिथियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक दुर्लभ धातु है और इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए विश्व भर में इसकी बहुत अधिक मांग है। दूसरा, ये रिचार्जेबल बैटरीज के प्रमुख घटकों में से कंपोनेंट्स में से एक है। तीसरा, देश में पहली बार अभी जम्मू में लिथियम के भंडार मिले हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। देश में पहली बार जम्मू संभाग के रियासी जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपको बता दें कि लिथियम एक दुर्लभ धातु है और इलेक्ट्रिक बैटरीज के लिए दुनिया भर में इसकी काफ़ी अधिक मांग है। लिथियम मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरीज के प्रमुख घटकों में से एक है। इसका इस्तेमाल कुछ गैर रिचार्जेबल बैटरीज में हृदय पेसमेकर यानी हार्ट पेसमेकर, खिलौने और घड़ियों जैसी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, यानी दूसरे देशों से मंगाता है भारत। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीके रोजी का नाम सुर्खियों में था, ये कौन थी? आपके विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं ए फिल्म अभिनेत्री, बी भूविज्ञानी, सी कुश्ती खिलाड़ी, अथवा ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये एक फिल्म अभिनेत्री थी। व्याख्या देख लेते हैं। मलयालम सिनेमा जगत में अपने अभिनय का जादू चलाने वाली अभिनेत्री पीके रोजी की आज 120वीं जयंती है। रोजी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला अभिनेत्री थी। इसके साथ ही पहली दलित अभिनेत्री होने का तमगा भी रोजी के पास ही है। ऐसे में इस अवसर पर आज यानी 10 फरवरी 2023 को गूगल ने रोजी को याद करते हुए गूगल डूडल भी बनाया है। पीके रोजी का जन्म 10 फरवरी 1903 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। अभिनेत्री का असली नाम राजम्मा था। छोटी सी उम्र में ही साल 1928 में मलयालम फिल्म विगाथा कुमारन यानी द लॉस्ट चाइल्ड में रोजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और लोगों के मन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी अपने अभिनय के जरिए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द माइक्रोसोमिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर ए, नर्मदा घाटी में मिले विशाल डायनासोर के जीवाश्म, बी, लीवर का अप्रत्याशित रूप से बढ़ना, सी, औसत से ज्यादा बड़े शरीर वाले जन्मजात बच्चे, अथवा ऑप्शन डी, मध्य अफ्रीकी देशों में दूषित भोजन से होने वाली एक बीमारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये औसत से ज्यादा बड़े शरीर वाले जन्मजात बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ब्राजील में एक मां ने 16 पाउंड यानी 7.3 किलोग्राम वजन के 2 फुट लंबे बच्चे को जन्म दिया। किसी भी गर्भकालीन आयु का बच्चा जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक होता है उसे माइक्रोसोमिया कहा जाता है। माइक्रोसोमिया बड़े शरीर के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक ग्रीक शब्द है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही सैन्य एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, इस युद्धाभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। दूसरा, इसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से भाग लिया। आपके विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार युद्ध अभ्यास प्रशिक्षण उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास संपन्न हुआ। यह एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जिसमें थल सेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के जवान शामिल हुए थे। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, 9 फरवरी, बी, 10 फरवरी, सी, 12 फरवरी, अथवा ऑप्शन डी, 11 फरवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 11 फरवरी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाया जाता है। साल 2015 से ही इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मनाया जा रहा है। इसका मकसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। अभी वर्तमान में दुनिया में महिला अनुसंधानकर्ता लगभग 30% ही हैं। स्टेम यानी फुल फॉर्म कहें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व यूनानी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? यानी आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला, इसी यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। दूसरा, हिपोक्रेट्स को यूनानी चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इसे यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति यूँ तो विश्व की दुनिया की सबसे पुरानी उपचार पद्धतियों में से एक है, जिसकी शुरुआत ग्रीस यानी यूनान से हुई थी। लेकिन भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करके यूनानी चिकित्सा का पुनरुत्थान यानी इसे रिवाइव करने का श्रेय हकीम अजमल खान को ही जाता है। हिपोक्रेटस को इस चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। भारत में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुई थी। यानी इसका इस्तेमाल तो पहले से ही था,
लेकिन बीच में ये ख़त्म सा हो गया था, जैसे योग, तो वैसे ही ये ख़त्म सा हो गया था। इसे फिर से रिवाइव किया हकीम अजमल खान ने, यानी इसका इस्तेमाल मुगल कालीन भारत में भी किया जा चुका है। इस साल इस दिवस की थीम यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में अलजामिया तुस सैफियाह सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किस मुस्लिम समुदाय से संबंधित है? योर ऑप्शंस आर ए बोहरा समुदाय, बी बरेलवी समुदाय, सी हनफी समुदाय अथवा ऑप्शन डी वहाबी समुदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी बोहरा समुदाय। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मरोल में अलजामिया तुस सैफियाह, सैफी अकादमी जिसे बोलते हैं संक्षेप में, इसके नए परिसर का उद्घाटन किया। अलजामिया तुस सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के मार्गदर्शन में यह संस्थान बोहरा समुदाय की सीखने की परंपराओं और साहित्यिक संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहा है। 2 सदियों से भारत में काम कर रहे इस शिक्षण संस्थान के दुनिया में 4 कैंपस है। यह अरबी अकादमी, भारत, पाकिस्तान और केन्या में इस्लामिक शिक्षा देता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे बाल मित्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सही है या हैं? पहला, ये एक परीक्षा संबंधी ऐप है। दूसरा, ये बाल विकास से संबंधित एक एनजीओ है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लोगों एवं बाल अधिकार पैनल के बीच 2 तरफा संचार को सक्षम करने के लिए बाल मित्र नाम का एक व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया है। इसका मकसद बच्चों और उनके अधिकारों से जुड़े तमाम मामलों पर प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना और इसके जरिए रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से शिकायत पंजीकरण, जानकारी प्राप्त करना, शिकायत की स्थिति पर नजर रखने जैसे काम किए जा सकेंगे, यानी ट्रैक भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ये चैटबॉट लोगों खासकर माता पिता को उनके बच्चों के स्कूल में प्रवेश और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी मार्गदर्शन करेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में प्यूइन, कुछ लोग इसे प्यूनी भी बोलते हैं, ये शब्द काफी चर्चा में रहा। ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए दंड प्रक्रिया की गंभीरता, बी न्यायाधीशों की रैंकिंग, सी विदेश नीति अथवा ऑप्शन डी गुप्तचर व्यवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी न्यायाधीशों की रैंकिंग से संबंधित है। ये व्याख्या देख लेते हैं। प्यूनी या प्यूइन शब्द का प्रयोग अधिकतर न्यायाधीशों के संदर्भ में उनकी रैंक की वरिष्ठता को या कनिष्ठता को बताने के लिए किया जाता है। ज्यादातर कनिष्ठता के संदर्भ में ही लिया जाता है। प्यूनी जज या प्यूइन जज शब्द का प्रयोग सामान्य कानून, कॉमन लॉ वाले देशों में उन न्यायाधीशों के लिए किया जाता है जो वरिष्ठता में नीचे रैंक पर हैं, यानी उस अदालत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य कोई भी न्यायाधीश। कॉमन लॉ यानी सामान्य कानून, कानून का वो निकाय है जो न्यायाधीशों द्वारा उनके लिखित राय के माध्यम से बनाया जाता है, न कि विधियों या संविधानों यानी वैधानिक कानून के माध्यम से। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और भारत सहित राष्ट्रमंडल देश सामान्य कानून वाले देश हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इनके मुताबिक वेद सर्वोपरि एवं अकाट्य हैं। दूसरा, सुधारवादी और प्रगतिशील समाज की स्थापना के क्रम में इन्होंने 1875 में आर्य समाज का गठन किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने वेदों में निहित ज्ञान को ही सबसे ऊपर, प्रामाणिक और अकाट्य माना। वेदों के इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। इसके साथ ही उन्होंने सुधारवादी और प्रगतिशील समाज की स्थापना के क्रम में 1875 में आर्य समाज का गठन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अपने विचारों का प्रचार करने के लिए
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ग्रंथ वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की इन्होंने। इसमें से सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कल यानी 12 फरवरी को इनकी 200वीं जयंती मनाई गई, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेसवे, बी चेन्नई चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अथवा ऑप्शन डी डिब्रूगढ़ अहमदाबाद एक्सप्रेसवे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। इस खंड के संचालित होने से दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे का ही रह जाएगा और पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। ये 246 किलोमीटर लंबा खंड 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बन रहे हैं, ताकि जानवरों को जंगल में सड़क पार करने में कोई दिक्कत न हो। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में जंतरी सुर्खियों में था, ये निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश में मंदिरों में सबसे ऊपर लगने वाली घंटी, बी गुजरात में संपत्ति ट्रांसफर पर लगने वाला एक तरह का चार्ज है जो सरकार लगाती है, सी कर्नाटक में व्यापारियों के बही खाते को जंतरी कहा जाता है अथवा ऑप्शन डी सैनिकों द्वारा पहना जाने वाला एक खास किस्म का सुरक्षा कवच। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी गुजरात में संपत्ति ट्रांसफर पर लगने वाला एक तरह का ये चार्ज है। संपत्ति मतलब रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ स्पेशली। व्याख्या देख लेते हैं। जंतरी को एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स कहते हैं। ये वो न्यूनतम दर होती है जो गुजरात राज्य सरकार उस संपत्ति पर लगाती है जिसकी ओनरशिप बदलती है। आसान भाषा में समझें तो जब कोई इंसान नई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे उसी दर पर रजिस्टर करानी पड़ती है जो जंतरी दर राज्य सरकार तय करती है। ये दर अलग अलग शहरों में अलग अलग होती है। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी के प्रकार, लोकेशन और उसके आकार समेत कई फैक्टर्स के कारण इसकी दरें यानी रेट्स घटती बढ़ती रहती हैं। रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी के मामलों में भी दरें बदलती हैं। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने इसमें वृद्धि की है जिसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है, इसी वजह से ये सुर्खियों में है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 13 फरवरी, बी 10 फरवरी, सी 12 फरवरी अथवा ऑप्शन डी 11 फरवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 13 फरवरी को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया की भी जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण का विषय रेडियो एंड पीस है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का कहना है कि संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण के लिए स्वतंत्र रेडियो एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हाल ही में भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विकास गौड़ा, बी मीराबाई चानू, सी तेजिंदर पाल सिंह तूर अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये पदक उन्हें शॉट पुट इवेंट में 19.49 मीटर थ्रो के लिए प्रदान किया गया है। इसके पहले भी तेजिंदर पाल ने साल 2018 में एशियाई खेल और 2019 में आउटडोर एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को कहां का राष्ट्रपति चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्जीरिया, बी मिस्र, सी मोरक्को अथवा ऑप्शन डी साइप्रस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी साइप्रस। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो साइप्रस के साथ
भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हैं। बता दें कि हालिया चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री क्रिस्टोडुलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उनके प्रतिद्वंदी अनुभवी राजनयिक आंद्रेस मावरोयियानिस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण आपातकाल लागू करना पड़ रहा है? आपके विकल्प हैं ए अल्जीरिया, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका अथवा ऑप्शन डी अंगोला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी न्यूजीलैंड। व्याख्या देख लेते हैं। न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के बाद वहां की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। बता दें कि अप्रत्याशित मौसम की स्थिति का उत्तरी द्वीप के ज्यादातर हिस्सों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। इस आपदा के कारण लोग बाढ़ और सड़कों तथा बुनियादी ढांचे के नुकसान का सामना कर रहे हैं। बाढ़ और जमीन खिसकने से ऑकलैंड के पास की कुछ बस्तियों समेत देश भर में बहुत से हिस्सों का संपर्क कट गया है। न्यूजीलैंड में तीसरी बार आपातकाल लगाया गया है। इसके पहले 2019 में क्राइस्ट चर्च आतंकी हमले के कारण और फिर 2020 में कोविड महामारी के कारण देश में आपातकाल लगाया गया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, आदि महोत्सव जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का एक प्रमुख मंच है। दूसरा, इसमें आदिवासियों की पाक कला शामिल नहीं है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आदि महोत्सव जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का एक प्रमुख मंच है। इस महोत्सव में 28 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा जनजातीय कारीगर और कलाकार भाग लेंगे। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों में गुणवत्ता और समकालीन डिजाइन सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी मौलिकता को बनाए रखने के लिए शीर्ष डिजाइनरों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के लास्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे ब्लॉक बिल ऐप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ब्लॉक बिल ब्लॉकचेन आधारित एक ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें तैयार करता है। दूसरा, इसमें रसीदें छापने के लिए हर तरह के कागज का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। आईआईटी इंदौर के 2 छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति एबेल फत्ताह अल सीसी ने पदक से सम्मानित किया। इन छात्रों ने एक ब्लॉकबिल ऐप बनाया है। ब्लॉकबिल एक ब्लॉकचेन आधारित ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए यानी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रसीदें तैयार करता है। इसके अलावा ये ऐप कई और समस्याओं का भी समाधान करता है। इसमें रसीदें छापने के लिए रसायनों से बने ऐसे कागज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जिन्हें रिसाइकिल न किया जा सके। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की ओर से हर वर्ष M-Gov अवार्ड और GovTech अवार्ड दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं, निजी क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना है ताकि वे स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा मानवता के बेहतर भविष्य के लिए नए अवसरों की तलाश के मकसद से नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके समस्याओं के नए समाधान तलाश सकें। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फॉरएवर केमिकल के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला, ये मानव मस्तिष्क में पाए जाने वाला तत्व है। दूसरा, ये खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करने वाला रासायनिक समूह है। तीसरा, ये कैंसर, यकृत, गुर्दे और भ्रूण संबंधी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारक है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 और 2 सही है, बी केवल कथन 2 और 3 सही है, सी सभी कथन सही हैं या फिर डी सभी कथन गलत हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केवल कथन 2 और 3 सत्य है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
ऑक्सफोर्ड के एक अध्ययन में पाया गया है कि नॉर्वेजियन आर्कटिक की बर्फ जहरीले PFAS के खतरनाक स्तर से दूषित है। PFAS यानी कि पर एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड एल्काइल पदार्थ लगभग 12,000 रसायनों का एक समूह जिसका उपयोग कॉस्मेटिक्स यानी कि हेयर कंडीशनर, फाउंडेशन क्रीम, सनस्क्रीन आदि, इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि स्मार्टफोन, वाटरप्रूफ कपड़े, नॉन स्टिक बर्तन आदि उत्पादों में पानी, दाग और गर्मी का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। स्वाभाविक रूप से न टूटने के कारण PFAS को हमेशा के लिए रहने वाला रसायन कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। आपके ऑप्शंस हैं A स्वस्थ मन स्वस्थ जन, B स्वस्थ मन स्वस्थ घर, C स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन या फिर D स्वस्थ जन स्वस्थ मन। सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वस्थ मन स्वस्थ घर नामक पहल शुरू की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है। इस अभियान के तहत देश भर के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने 14 तारीख को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल होने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? आपके ऑप्शंस हैं A जेसिका मीर, B शबनम फारूकी, C रेयाना बरनावी या फिर D नोरा सिद्दीकी। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि रेयाना बरनावी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रेयाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। रेयाना साल 2023 की दूसरी तिमाही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगी। इस 10 दिवसीय मिशन पर वे साथी यात्री अली अल करनी के साथ जाने वाली हैं। बढ़ते अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, चर्चा में रहे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि DSLSA के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, इस वर्ष दिल्ली की निचली अदालतों में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दूसरा, इसमें एसोसिएट सदस्यों के रूप में ट्रांस लोगों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स को शामिल किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल कथन 1 सही है, B केवल कथन 2 सही है, C कथन 1 और 2 दोनों सही हैं या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस वर्ष दिल्ली की निचली अदालतों में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इस साल DSLSA में एसोसिएट सदस्यों के रूप में वंचित समुदायों, ट्रांस लोगों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लोगों को शामिल किया गया, जो एक जज को मामलों को निपटाने में मदद करते हैं। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है जहां अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी के चरण में लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। जैसे इसका उपयोग न्यायपालिका को एक समावेशी मंच के रूप में दिखाने के लिए किया जा सकता है ताकि हाशिए पर रहने वाले समुदाय को दिखाई दे और नकारात्मक रूढ़ियों से दूर हो सके।